97 to 107 बीजेपी, मिड पॉइंट 102, कांग्रेस 90 to 100, मिड पॉइंट है 95, जेडीएस 20 to 27, इनका मिड पॉइंट है 24। जी, तो इस पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं सभी की, और जो पिछली वाली स्लाइड है वो रखें। हाँ, इसको अब इसके ऊपर हम प्रतिक्रिया लेते हैं। ओंकार जी, आप बताएं। देखिए, मेरे शो में भी थे अभिषेक, और मुझे आश्चर्य हुआ था जब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी हासिल कर सकती है। हालांकि ये बात ठीक है कि जो एग्जिट पोल होते हैं वो भी एग्जिट तो बिल्कुल नहीं होते हैं, जो कहना चाहिए कि बिल्कुल सत्यता पर खरे ही उतरते हों, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। हमने अनेक अवसरों पर देखा है, कई चुनाव में देखा है, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में भी देखा है, राज्यों के चुनाव में भी देखा है कि वो फेल साबित हुए हैं, कई बार हुए हैं। ओपिनियन पोल जो भी सर्वे होते हैं उनकी भी ऐसी हवा निकलती हुई हमने कई बार देखी है। और मुझे तो एक बड़ा जोरदार किस्सा याद आ रहा है 2014 का। दिल्ली के एक स्वनामधन्य पत्रकार, हमारे मित्र भी रहे, उनसे मैंने पूछा कि बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं, और ये उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो मतलब ये इस तरह के ओपिनियन पोल, सर्वे, एग्जिट पोल वगैरह जो है आयोजित करते हैं। एक पार्क में बैठे हुए थे, घूमने के बाद मैंने उनसे पूछा कि कितनी सीटें बीजेपी की आएंगी। उनका कहना था, बहुत सोच समझ करके, सिर खुजला करके उन्होंने कहा 165 के आसपास बीजेपी की आएंगी। तो ये एग्जिट पोल करने वाले भी, ओपिनियन पोल करने वाले भी, ये मतलब कौन सी दुनिया में रहते हैं और कैसे करते हैं और किस तरह के दावे करते हैं कि हमारा सैंपल इतना था, हमारा सैंपल वो था। और नतीजा क्या रहा था, 282 सीटें तो अकेले बीजेपी को मिल गई थी 2014 में। मतलब इनको ये दिखाई ही नहीं दे रहा था कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ किस कदर लोगों में नाराजगी है और नरेंद्र मोदी के पक्ष में किस तरह की बयार चल रही है, कुछ इलाकों को छोड़ दे पूरे भारत में। ऐसे ही मुझे लगता है कि कर्नाटक के बारे में भी जो कहा जा रहा है, मैं इससे भी पूरी तरीके से कन्विंस अभी तक भी नहीं हूं संजय जी कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पूर्ण बहुमत मिलेगा। निश्चित रूप से 5 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, इसके अलावा जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा है, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये सरकार जो है ये 2019 से चल रही है। 2018 में चुनाव हुए थे, 2019 में कुमार स्वामी की सरकार टूट गई थी दल बदल के चलते। कई कारण होते हैं जिनकी वजह से कुछ कुछ वर्गों में एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर देखा जाता है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बेंगलुरु में 2 दिन लगाए और सबसे लंबा रोड शो किया, इसके अलावा योगी को बुलाना पड़ा, हिमंता बिस्वा शर्मा को बुलाना पड़ा, खुद प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी रैलियां की हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो एक इनसिक्योरिटी है उसको दर्शाती है। उनको ये अंदरूनी जो उनके अपने पोल वगैरह हुए हैं, जो सर्वे हुए हैं, उससे उनको इस बात का अंदाजा था कि वहाँ कांग्रेस वापसी कर सकती है, कांग्रेस को बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। और जो काम कांग्रेस ने 2018 में किया था, अगर उसकी अपनी सरकार नहीं बनती है तो फिर से वो उसको या तो रिपीट कर सकती है या जेडीएस को अपने साथ मिला करके सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। कर्नाटक में अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए एक बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि उसके लिए तो दक्षिण का द्वार माना जाता है, ये विजय द्वार माना जाता है। वहाँ अगर कमी रहती है, जैसा कि कई रीजन में आप देख ही रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा डाउन आई है
और जो बात अभी अभिषेक कह रहे थे, ओल्ड मैसूर इलाके में अगर कांग्रेस ने अच्छा किया है, बेंगलुरु रीजन में फिर से अगर उसने पिछली बार से भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कोस्टल एरिया है वहाँ जरूर भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना पड़ेगा 13 तारीख का। जी, वो तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी अभिषेक का एग्जिट पोल भी पूर्ण बहुमत नहीं दे रहा है, 102 पर नहीं, ही। मैंने सर 97 to 107 रखा है। हाँ, तो वो पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए हंग असेंबली और ही कांग्रेस को प्रेडिक्ट मैंने बहुत नीचे नहीं रखा है, 90 to 100 रखा है सर। उसका कारण यही है कि वो ओल्ड मैसूर रीजन में इनका गेन जो है वो अचानक से बहुत अच्छा आज दिखा है, वरना मैं कांग्रेस को कम देता था। लेकिन एग्जिट पोल है, और मुझे लगता है कि हमारा एग्जिट पोल, देखिए कई चीजों पे डिपेंड करता है, लास्ट आवर की वोटिंग भी कैसी रही होगी, लेकिन 5 बजे तक के तो हमारे पास आंकड़े थे, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे वहां पे। तो अगर आप देखेंगे दो चीज, बीजेपी अपने कोर जगह पे हार रही है, थोड़ा सा वो सेटबैक वाला है, चाहे मुंबई कर्नाटक हो, वहां पे बीजेपी को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, सेंट्रल में भी अच्छा करना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद सर, मैं बड़े बड़े पोलस्टर्स को निवेदन करके कह रहा हूं कि ये जो कांग्रेस को कुछ मेजोरिटी दिखा रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस को 42% का वोट शेयर होना पड़ेगा, जो अभी भी वो नहीं गेन कर रही है। जी, तो मोटा मोटा यही लग रहा है कि हंग असेंबली के ही आसार हैं। ओंकार जी, आपके विचार? अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हंग असेंबली आती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या गुल खिलाती है, क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस ने उसका गुल नहीं खिलने दिया था, उसका फूल जो है वो मुरझा गया था। अब इस बार क्या पर्दे के पीछे से कुछ संपर्क स्थापित हुआ है देवगौड़ा फैमिली से, क्योंकि वो उसके पास चाबी है। कांग्रेस की कम सीटें रहेंगी तो भी भारतीय जनता पार्टी की रहेंगी तो भी, क्योंकि इतने निर्दलीय या इतने छोटे दल वहां नहीं हैं कि जो जेडीएस के बिना किसी की सरकार बनवा सके। तो ये देखना दिलचस्प होगा संजय जी। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व एक राज्य को अपने हाथों से जाने तो नहीं देगा। अब उसके लिए क्या प्रस्ताव जेडीएस के सामने उनकी तरफ से होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस की उनका भी तो एक ही मुझे प्रस्ताव होता है कि कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बना दो। हाँ, ये तो जेडीएस की तरफ से होगा, पर भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार होगी कि नहीं होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और क्या कांग्रेस इस बार फिर से कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार होगी, क्योंकि ना तो कांग्रेस का अनुभव अच्छा था पिछली बार कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाने का, और इनका तो दोनों बाप बेटाओं का हमने हाल देख ही लिया था कैमरों पर, जिस तरह से वो रो रहे थे और ये कह रहे थे कि कांग्रेस के नेताओं ने हमें क्लर्क बना करके रख दिया है, सारे फैसले तो वही कह रहे हैं, ले रहे हैं। पर ये सत्ता है। तब आप कैमरे पर रो रहे थे, हो सकता है कि इस बार फिर से कांग्रेस के गले मिल जाएं, पर यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर वाकई हंग असेंबली आ रही है और किसी एक को बहुमत नहीं मिल रहा है, तो फिर कर्नाटका का ऊंट किस करवट बैठेगा। जी, बिल्कुल। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ही आपने बात कही कि इंटरेस्टिंग अगर सिनेरियो है।